बंगाल फतेह करके आप वापस कन्नौज लौटे हैं, किस प्रकार का अनुभव रहा है? कैसा, क्या चुनौतियाँ वहाँ पर रही? देखो बंगाल जैसा कि हम सभी लोग समझ रहे हैं तो बंगाल हम लोगों के लिए कोई एक चुनाव नहीं था। बंगाल हम लोगों के लिए एक सभ्यता, एक संस्कृति को बचाने का एक धर्म युद्ध जैसा था। तो निश्चित रूप से वहाँ के ऊपर जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले जो वहाँ के ऊपर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और जिस प्रकार से एक मुस्लिम चरमपंथियों ने एक बड़े पैमाने पर वहाँ के ऊपर हिंदुओं की हत्या की और जिस कारण से बंगाल का विभाजन भी हुआ। बंगाल के विभाजन के समय पर भी जिस प्रकार से वहाँ के नोआखाली, कलकत्ता का डायरेक्ट एक्शन डे जैसे इससे तमाम भीषण दंगे हुए जिसमें लाखों की तादाद में हिंदुओं का कत्ल हुआ। तो आज़ादी के बाद बंगाल अलग हुआ और लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत या राजनीति के तहत या केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए वहाँ के ऊपर जिस प्रकार से अवैध घुसपैठ हुई और अवैध घुसपैठ के कारण से धीरे धीरे सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, उनके वोट भी बनाए गए। तो एक वहाँ के ऊपर एक डेमोग्राफी के बदलने का जिस प्रकार से एक संकट खड़ा हो गया है और मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे ज़िलों में जो कुछ भी घटा अभी आप सब ने देखा कि किस प्रकार से मालदा में अभी एक हजारों की भीड़ ने वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गए हुए थे। तो जब न्यायिक अधिकारी ही इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी जिसके लिए हम लोग इस बार इस संकल्प के साथ में कि बंगाल में परिवर्तन करना ही है और बंगाल की जनता को इस प्रकार के जो इस चंगुल में वो फंसा दी गई है उससे उसको निकालना ही है और एक धर्म संस्कृति जो बंगाल की एक अनूठी संस्कृति है तो एक उसकी रक्षा करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ के ऊपर गई थी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आज देश भर में जो विश्वसनीयता है तो निश्चित रूप से बंगाल में भी है। तो जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया और जो टीएमसी के कारण से वहाँ के ऊपर जो भय उत्पन्न हुआ था और उस भय से बाहर निकलकर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करते हुए हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊपर भरोसा करते हुए उन्होंने मतदान किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने देखा है कि जिन परिस्थितियों पे वहाँ के ऊपर कार्यकर्ता काम कर रहे थे और वहाँ के ऊपर खासकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता तमाम संतरास झेलने के बाद, अपने परिवारों को खोने के बाद में मकान जला दिए गए, किस प्रकार से महिलाओं को नग्न किया गया, उनके साथ बलात्कार हुए, तो भाजपा के नाम पर जो हुआ मैंने तो जितना सुना है तो सच में आंसू आ जाते थे देखकर। तो इन परिस्थितियों में ऐसे कार्यकर्ता जो इन परिस्थितियों में जो काम कर रहे थे तो सच में उनको बार बार प्रणाम करने का मन करता है और ऐसे सब लोगों ने मिलकर इस बार बंगाल को भय से छुटकारा दिलाया है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया है और वहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत से बनी है और इसके ममता कह रहे हैं कि मैं आज़ाद पंथियों से एक तरह लड़ूंगी, इस्तीफा लेकिन नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हारे। देखो आपने देखा होगा कि अभी जब 2024 का जब चुनाव हुआ था यही लोग संविधान की बात किया करते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से संविधान खतरे में है। बताओ संविधान कौन खतरे में डाला है? संविधान खतरे में डाले हैं ममता बनर्जी। संविधान को ममता बनर्जी को साथ कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नेता राहुल गांधी। तो कुल मिलाकर ये जो संविधान की बात कहने वाले आज संविधान को किस प्रकार से दुत्कार रहे हैं, देश देख रहा है और बाकी क्या होगा तो जो संविधान में लिखा है वो होगा। ममता बनर्जी क्या उनको और कोई उतर है? दादा ये आखिरी सवाल है, एवीएम जो नेता बारिश पठान है उनका कहना है कि वंदे मातरम लेकर एक विवादित बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम में कुछ पंक्तियाँ इस्लाम में है इसलिए वो हराम है, इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलेंगे चाहे भले हमको फांसी दे दे सरकार या उनके सजा दे दे। देखो अब इनके बाप भी बोलेंगे, है ना। अभी आपने देखा कि ये भारत माता की जय नहीं बोलते हैं लेकिन ये सोनिया गांधी की जय बोलते हैं, ये ममता बनर्जी की जय बोलते हैं, ये अखिलेश यादव की जय बोलते हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। तो अब देश की जनता जाग गई है, धीरे धीरे देख लो आप बंगाल में भी क्या हुआ है। इनके जैसे लोगों को ठीक कर दिया जाएगा और जो जिनको भारत के संविधान पर जो नहीं मानेंगे तो भारत छोड़ कर चले जाएँ, ऑप्शन यही है, नहीं तो मानना ही पड़ेगा, इनके बाप भी मानेंगे। शुभेंदु अधिकारी के ये कि गोली मार के हत्या की है। देखो अभी रात की घटना है, मुझे इस विषय में बहुत जानकारी नहीं, लेकिन इतना तो मान ही लो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसने भी ये कुकर्म किया है उसकी पीढ़ियां कभी सोचेंगी भी नहीं इस प्रकार की सजा दी जाएगी।